हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी क्लास में हिंदी व्याकरण में जो मुख्य समास शब्द है, संधि और समास, जिससे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग समास पढ़ेंगे। ये हिंदी ग्रामर का चीज़ है, व्याकरण का चीज़ है। तो समास एवं उदाहरण सहित इसके विभिन्न प्रकार, ये आज का टॉपिक है। तो देखेंगे समास क्या है। तो समास का अर्थ है संक्षिप्त रूप, संक्षिप्तीकरण। जिस तरह से हम लोग करते हैं, बड़े गद्य या बड़े पैराग्राफ को छोटा करते हैं, उसी तरह से एक बड़े वाक्य को एक छोटे शब्द में कैसे हम जाहिर करेंगे, उसी को समास कहते हैं। तो छोटा रूप हो गया बड़े रूप का छोटा रूप, बड़े वाक्य का छोटा रूप, संक्षिप्तीकरण इसको कह सकते हैं। इसका परिभाषा दिया जाता है कि वह क्रिया, समास जो है एक क्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके द्वारा हिंदी में, ये हिंदी का चीज़ है, इसलिए हिंदी में जिस क्रिया के द्वारा कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जा सकता है। मतलब एक शब्द बोले और ज़्यादा अर्थ समझ में आ जाए, ऐसे क्रिया को जिसके द्वारा इस तरह से छोटा करते हैं, उसको कहते हैं समास। अब इसमें जैसे कि रसोई घर, एक छोटा सा एक शब्द बोले तो रसोई घर से पता चलता है कि ऐसा घर जहाँ रसोई बनता है, जहाँ खाना बनता है। उसी तरह से इसका रचना में देखेंगे कि इसकी रचना कैसे होती है, क्या क्या होता है इसके अंग। तो इसमें दो पद होते हैं। हमने देखा उदाहरण रसोई घर, कितने शब्द हैं? दो शब्द हैं। तो दो शब्द में जो पहला शब्द है उसको कहते हैं पूर्व पद। पहले, पूर्व का मतलब पहले, पूर्व का मतलब दिशा होता है। सूर्योदय भी पहले होता है, सूर्यास्त बाद में होता है। तो सूर्य जिधर उगता है वो पूर्व हो गया पहले, और पश्च बोलते हैं बाद वाले को। पश्च के बदले यहाँ पर उत्तर प्रयोग हुआ है। पूर्व पद यानी पहले पद, और दूसरा पद हुआ उत्तर पद, इसका मतलब जो दूसरा पद है। और ये दोनों पद मिलकर जो बनता है उसको कहते हैं समस्त पद। समस्त का मतलब सभी। तो समस्त पद इसका वर्ड है यहाँ पे। तो समस्त पद का मतलब समझेंगे कि ये समासिक पद है जो दो पदों से मिलकर बना है। जैसे दोनों, और ये क्या है, दोनों से मिलकर बना एक नया शब्द होता है, उसके बीच में कुछ होता है, वो हटता है। देखते हैं क्या है। अब ये समस्त पद, इसी को कहते हैं समासिक शब्द अथवा समस्त पद। समस्त पद जो है समास के नियमों से निर्मित शब्द होते हैं। समस्त पद कोई भी शब्द नहीं है, समास के कुछ नियम हैं, उस नियम के आधार पर जो शब्द बनते हैं उसको कहते हैं समस्त पद या समासिक शब्द। चूँकि ये शब्द है, समास जब होता है तो उसके बाद क्या परिवर्तन आता है। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि संधि और संधि विच्छेद अलग अलग चीज़ है। संधि में जुड़ जाता है और संधि विच्छेद में अलग होता है। उसमें वर्णों का मेल होता है, उच्चारण का मेल होता है। यहाँ शब्द के बीच के विभक्ति अंतर होता है। ये अंतर है दो शब्दों के बीच, और वो है दो वर्णों के बीच। संधि में अंतर और समास में अंतर पूछा जाता है। तो यहाँ जो दो शब्द हैं, समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह, यानी उसके बीच में कोई चिन्ह रहता है, तो वो चिन्ह जिसको परसर्ग भी कहते हैं, विभक्ति के जो चिन्ह होते हैं उसको परसर्ग कहते हैं, वो लुप्त हो जाते हैं। जैसे कि रसोई का घर, का बीच में एक विभक्ति है। विभक्ति जो है कितने होते हैं? विभक्ति चिन्ह कहते हैं कारक के भेद, कारक का जो पहचान चिन्ह है। कारक 8 प्रकार के कारक हैं और उसका चिन्ह हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पर लिखे नहीं उसको कि कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। कर्म को, तो इस तरह से करण से। तो वो जो विभक्ति का चिन्ह है, दो शब्द के बीच में संबंध जोड़ने के लिए बताया जाता है, वो विभक्ति का चिन्ह गायब हो जाता है। कब? जब समास होता है, जब दो शब्द मिलता है। यही चीज़ संधि में वर्ण मिलने के बाद अंतर होता है, कुछ चेंज होता है। कभी कभी नया वर्ण मिल जाता है, कभी वही वर्ण होता है। अब है कि ये समासिक शब्द, ये तो मिलने का क्रिया हुआ, लेकिन अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? जिस तरह से संधि में
संधि विच्छेद होता है, उसी तरह से यहाँ पर समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह मतलब हो गया कि दो शब्द अब जो जुड़े हुए थे वो अलग हो गए। समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना, ये समासिक जो शब्द बने हुए हैं उसको जब अलग करते हैं, उसके बीच में जो छिपा हुआ विभक्ति चिन्ह है उसको उजागर कर देते हैं, तो वो समासिक शब्द के बीच संबंध उजागर हो जाता है, तो उसको उस क्रिया को कहते हैं समास विग्रह। विग्रह के पश्चात समासिक शब्दों का लोप हो जाता है, तो जो मिला हुआ शब्द है वो गायब हो जाता है, दोनों प्रथम पद और उत्तर पद जो है वो अलग हो जाता है, बीच का विभक्ति चिन्ह बाहर आ जाता है। अब है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। क्या क्या नाम है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। इसके भी फिर कई टाइप हैं जो कि बहुत ही आसान है, हम लोग इसके नाम से याद कर लेंगे, समझ लेंगे। जैसे कि लिखा है कि अव्ययी भाव समास, इसमें क्या लिखा है? अ मतलब क्या होता है? नहीं। क्या होता है? अ मतलब नहीं। अव्यय मतलब क्या होता है? खर्च होना, ख़त्म होना। तो कह रहा है कि जो कभी ख़त्म नहीं होता है, जो कभी खर्च नहीं होता है, यानी एक जैसा रहता है, ऐसे भाव वाले जो समास होते हैं उसको कहते हैं अव्ययी भाव समास। इसमें प्रथम पद जो है वो अव्यय होता है, यानी अव्यय होता है, ख़त्म नहीं होता है, बदलता नहीं है, और उसका अर्थ प्रधान होता है। और वही जो पहला पद है वही मुख्य उसका प्रधानता शो करता है। जैसे कि अव्यय है, इसमें ये तो पैसा है नहीं कि जो व्यय होगा, खर्च होगा, तो इसमें कैसे चेंज होता है, किसी भी शब्दों में चेंज होता है लिंग के कारण। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के कारण बदलता है, लड़का लड़की, वचन के कारण, एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है ना, संख्या बदलता है तो भी उसका रूप बदलता है कारक के अनुसार। तो ये सब बदलने के, चेंज करने के कारण हैं। इसके अनुसार भी जो शब्द नहीं बदले उसी को कहते हैं अव्यय। अब है इसके अनुसार नहीं बदलने वाला अव्यय है। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं। यथाशक्ति, जो शब्द रहे यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, इसमें कोई भी वाक्य रहेगा किसी भी कारक में यथाशक्ति ये इसी रूप में रहेगा। तो जिस भी शब्द में यथा लगा रहे समझ लो वो अव्ययी भाव है। यथा कभी बदलता नहीं है, इसमें बदलने वाला कुछ है ही नहीं, शक्ति के अनुसार है, के अनुसार जैसे परिस्थिति आया वैसा बन गया। अब है कि प्रतिदिन, हर वर्ष, हर दिन, प्रति वर्ष रहेगा तो प्रति मतलब प्रत्येक दिन, रोज। तो यह जैसे बदलता है तो अर्थ इसका नहीं बदल रहा है। अब है आज जन्म, मतलब जन्म से लेकर, जब से जन्म हुआ तब से, तो जन्म तो फिक्स हो गया ना, फिर बदलने वाला नहीं समय है ना। फिर है कि आमरण, जब तक मृत्यु नहीं आ जाता है, मृत्यु तक, तो मृत्यु एक निश्चित समय है, हम नहीं जानते हैं भले ही, लेकिन वो एक एंडिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बदलता नहीं है। बीच के समय बढ़ता है, किसी की उम्र 10 साल, किसी का 20 साल, किसी का 100 साल, ये बीच का ड्यूरेशन बढ़ता घटता है, लेकिन अंत नहीं खत्म होता है। घर घर यानी प्रत्येक घर, धड़ाधड़ यानी एक आवाज़ है, ये सब कभी भी किसी भी वाक्य में प्रयोग होता है, चेंज नहीं होता है। तो ये हो गया अव्ययी भाव, इसके कोई प्रकार नहीं है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है ये कारक से जुड़ा हुआ समास है, कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग इसमें होता है, और इसका जो दूसरा पद है वो प्रधान होता है। यही है इसमें दूसरा पद यानी अंतिम पद, पहला पद प्रधान नहीं होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष का विग्रह में प्रकट होने वाले कारक, जैसे इसको अलग करते हैं तो जो कारक वहाँ उपस्थित हो जाता है उसके अनुसार 6 प्रकार के हैं, होने चाहिए 8, लेकिन पहला कर्ता और संबोधन 8वां ये गिनती नहीं किए जाते हैं, इसलिए उसके बीच का
तो कर्ता को छोड़ के क्या है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, सबका एक विभक्ति चिन्ह है। तो कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, इस तरह से है। जैसे कि एग्जाम्पल है देश की के लिए भक्ति, देशभक्ति। देशभक्ति क्या है, तो ऐसी भक्ति जो देश के लिए होता है। तो ये के लिए किसका संबंध है, तो जिसका संबंध है। फिर है राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजकुमार, राजा का कुमार, का उसमें आ गया, का जिसका संबंध है उसका वो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है दूसरा पद प्रधान है, राजा प्रधान नहीं है, राजपुत्र है तो राजा का पुत्र, तो राजपुत्र है ना, तो पुत्र प्रधान है। तो दूसरा, तो ये तत्पुरुष हो गया। अब है देशभक्ति, देश प्रधान नहीं है यहाँ पे बताना चाह रहा है ये शब्द भक्ति। तो किसकी भक्ति, तो देश की। ये 6 प्रकार के हो गए। अगला है कर्मधारय। कर्मधारय जो है समास का उत्तर पद प्रधान, इसमें भी दूसरा पद ही प्रधान होता है, लेकिन इसका पहचान क्या है कि ये विशेषण विशेष से जुड़ा हुआ है। एक शब्द का विशेषता दूसरा बताता है। तो जिस पद का विशेषता बता रहा है वो विशेष्य, और जो बता रहा है वो विशेषण कहलाता है। उसी तरह से उपमेय या उपमान का, एक शब्द का उपमा किसी और से दिया जाता है, तो ये हो गया उदाहरण की तरह, इससे मिलकर बने होते हैं। इसमें मतलब क्या है कि 2 शब्द से ये बने हैं और ये विशेषता एक दूसरे का बताता है या अन्य से तुलना करता है। जैसे कि चरण कमल, चरण जो है ये कमल की तरह, चंद्रमुख, मुख जो है चंद्र की तरह, जिसका मुख चंद्रमा की तरह हो। तो इस तरह से ये एक दूसरे का विशेषण बता रहा है, या चंद्रमा का मुख हो उससे उपमा दे रहा है, उसका उदाहरण दे रहा है। तो ये जो है आ गया कर्मधारय। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसका बहुब्रीहि से हमेशा टक्कर होता है, इससे बहुत ही कन्फ्यूजन होता है विद्यार्थियों में। तो अब है कि ये जो है जैसे कि पीताम्बर, उदाहरण पीत है जो अंबर, पीत मतलब क्या होता है, पीला, और अंबर मतलब कपड़ा, पीताम्बर हो गया। लाल मणि, लाल है जो मणि, यानी मणि को बता रहा है। देखो दूसरा लास्ट वाला पद प्रधान है, इसकी विशेषता बता रहा है कि मणि लाल है। पीताम्बर बता रहा है, अंबर के कपड़ा का बता रहा है जो पीला है। इसमें हर एक में महादेव, देव के बारे में बता रहा है कि वो महान है। नव युवक, युवक के बारे में बता रहा है कि वो नव है, नया है। तो ये जितने भी शब्द हैं इसमें दूसरा पद है प्रधान, लेकिन पहला पद जो है वो विशेषता बताता है। तो ये हो गया कर्मधारय। इसके जो है इसके भी 4 प्रकार के हैं। विशेषण पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद, विशेषणोभय पद और विशेष्योभय पद। क्या हुआ ये कि पहला पद अगर विशेषण है तो विशेषण पूर्व पद हो गया। अगर पहला पद विशेष्य है यानी दूसरा जो है पद है वो बता रहा है पहले का विशेषता, तो विशेष्य हो गया पहला। तो ये इस प्रकार के हो गए। अब विशेषणोभय पद क्या हुआ, विशेषण जोड़ उभय। उभय मतलब होता है दोनों, अगर दोनों पद विशेषण हो तो विशेषणोभय पद हो गया। और विशेष्योभय पद मतलब दोनों पद, दोनों जो है प्रथम और द्वितीय वो विशेषण विशेष्य हो। तो ये 4 प्रकार के इस तरह से हुए कर्मधारय समास। अब है द्विगु समास। द्विगु में पहला जो है ये संख्या पद होता है, संख्यावाचक। लोगों को कन्फ्यूजन द्विगु और द्वंद्व में होता है। इसमें क्या है द्विगु में कि पहला जो है संख्या पद होता है और कभी कभी दूसरा पद भी यानी उत्तर पद भी संख्यात्मक होता है, लेकिन ये कम, पहला ज़्यादा होता है। ये संख्या किसी समूह को दर्शाती है, इस संख्या से किसी समूह का बोध होता है, किसी अर्थ को नहीं, इससे कोई अर्थ पता नहीं चलता है। समूह मात्र समूह को बोध करता है, ये समूह और समाहार का बोध करता है ये। जैसे कि दोपहर, तो दोपहर नहीं, यहाँ पर वो दोपहर का बाद का चीज़ दिखा रहा है। त्रिवेणी, त्रिवेणी मतलब 3 जहाँ वेणी आ रहा है। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार दिखा रहा है कि एक जगह। शताब्दी
मतलब 100 सालों का एक समूह, शतसई 7 वर्षों का, इन सालों का समूह, 700 सालों का समूह, और त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह एक समूह के रूप में ये बताता है। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। समाहार द्विगु, द्विगु जो है ऐसा मतलब संख्यात्मक जो समाहार पूरे के रूप में दिखाए, तो त्रिलोक 3 लोकों का समाहार। लेकिन उत्तर पद प्रधान द्विगु होता है, एक समाहार द्विगु, समाहार में तो टोटल आ गया, लेकिन उत्तर पद अगर प्रधान है, जैसे कि पंच प्राण, तो प्राण ज़्यादा प्रमुख है और पंच जो है मात्र संख्या बता रहा है, तो ये उत्तर पद प्रधान द्विगु हो गया। तो ध्यान यही रखना है कि द्विगु में संख्या वाचक होता है शब्द, वो द्वि, त्रि, सत, कोई भी कोई संख्या है। द्वंद्व समास में क्या है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि द्वंद्व मतलब लड़ना होता है। तो 2 पहलवान के बीच में द्वंद्व होता है, तो कुश्ती होता है, तो दोनों उसमें मजबूत रहते हैं। तो यही ध्यान रखना है कि दोनों पद अगर प्रधान हो तो द्वंद्व समास होगा, और लेकिन उसका अर्थ जो है कभी कभी अपोजिट भी होता है। विग्रह करने पर अगर उसको अलग करते हैं तो क्या क्या आ सकता है उसके बीच में, और आएगा, अथवा आएगा, या आएगा, एवं आएगा, ये 4 चीज़ में से कुछ बीच में आएगा। अगर ये आया तो वो द्वंद्व समास है। जैसे कि जलवायु, जलवायु को तोलेंगे तो क्या होगा, जल और वायु। पाप पुण्य, पाप अथवा पुण्य, पाप या पुण्य या पाप और पुण्य दोनों हो सकता है। नर नारी, नर नारी क्या हुआ, नर और नारी। गुण और दोष, इस तरह से जो है इसका विग्रह करने पर पता चलता है कि दोनों पद प्रधान है और ये इन चीज़ों से जुड़ा हुआ रहता है। इसके जो भेद हैं हम देखेंगे, 3 प्रकार के भेद हैं। इतरेतर द्वंद्व, इतर एतर। दूसरा इसमें क्या है कि और से तो जुड़े होते हैं ये, लेकिन अलग भी अस्तित्व होते हैं, यानी 2 शब्द जुड़े हुए हैं और दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे कि राम कृष्ण, इसको कैसे तोड़ेंगे, राम और कृष्ण, मतलब राम भी है कृष्ण भी है, दोनों एक ही चीज़ नहीं है, ये अलग अलग अस्तित्व वाले हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं इतरेतर द्वंद्व, कि ये इधर है और वो उधर है। उसी तरह से फिर है दूसरा समाहार द्वंद्व। इसमें क्या है कि समूह सूचक होते हैं, ये भी और से जुड़े होते हैं, लेकिन एक ही अस्तित्व को दिखाते हैं, एक ही अर्थ को शो करते हैं। ये अलग अलग अर्थ को शो करते हैं और ये एक ही अर्थ को, एक ही समूह को बताते हैं। जैसे कि दाल भात बोल दिए, दाल रोटी बोल दिए, तो दाल और रोटी अलग अलग लगता है, लेकिन वो भोजन का एक पार्ट है, अलग अलग वो रखा नहीं जाता है। फिर है एक वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक में क्या होता है, विकल्प होता है। हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वैकल्पिक आता है, 4 ऑप्शन वाले, तो वो उसमें विकल्प होता है, ये या वो। तो जहाँ वैकल्पिक हो गया वो या से जुड़े होते हैं। जैसे पाप पुण्य, यानी पाप या पुण्य। आगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट समास है वो बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास के भी 5 प्रकार हैं। इसको देखते हैं, ये कैसे मुख्य है कि कोई पद प्रधान नहीं होता है इसमें, और 2 पद जब मिलता है तो उसका अर्थ जब देखते हैं तो तीसरा अर्थ निकलता है, मतलब कहते कुछ हैं और अर्थ कुछ और निकलता है, और वही तीसरा पद जो बनता है वही इसका अर्थ प्रधान अर्थ होता है। इसको विग्रह जब करते हैं, अलग जब करते हैं, तो अर्थ जो निकलता है वो है बाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह इत्यादि। इस तरह का इसमें विग्रह आता है, जुड़ता है। जैसे कि गजानन, जिसका आनन यानी मुख गज की तरह हो। नीलकंठ, जिसका कंठ नील की तरह हो, जिसका इसमें आया ना, तो इस तरह का। नीलकंठ से मतलब खाली एक चीज़ नहीं, कोई नीलाकंठ, जिसका कंठ नीलकंठ हो, अर्थात शंकर। तो तीसरा पद पर चला जाता है। अगर वो सीधा सीधा अर्थ रखें नीलकंठ तो क्या होगा, और तीसरा अर्थ जाएंगे तो क्या होगा, इसको बताएंगे अभी। पहले इसको देख लें। व्यधिकरण, समानाधिकरण, तुल्य योग, व्यतिहार, अपराधी,
ये 5 प्रकार के बहुब्रीहि समास हैं। देखते हैं इसको। समान अधिकरण क्या है? सभी पद कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं। इसमें समान अधिकरण में सभी कर्ता कारक के होते हैं, लेकिन समस्त पद द्वारा सभी विभक्तियों में भी उक्त, इसको अन्य विभक्तियों में भी उक्त करते हैं। करण, संप्रदान, अपादान सभी में ये विभक्त होता है। जैसे कि जीती गई इंद्रियां है जिसके द्वारा, जीती गई इंद्रियां, ये जितेंद्रियां हो गया। जितेंद्रियां जो है वो किसने जीता? वो करता है, लेकिन के द्वारा लग रहा है इसमें, तो करण से शो हो रहा है। तो यही कहा गया कि सभी पद से ये उक्त होते हैं, सभी पद से ये बताए जाते हैं, लेकिन होते हैं ये कर्ता कारक के विभक्ति। मतलब जितेंद्रिय जो होते हैं, जो इंद्रियों को जितने वाले होते हैं, उनके बारे में कहा गया। तो इस तरह से ये समान अधिकरण वाले हुए। दूसरा है व्यधिकरण। इसमें पहला पद कर्ता कारक के होते हैं और बाद वाला संबंध या अधिकरण कारक का होता है। सभी का नहीं होता है, या तो संबंध होगा या अधिकरण होगा, यानी का के की वाला या में पर वाला होगा। जैसे कि सूल है पानी में जिसके, तो जिसके का की हो गया, अर्थात सूल पानी। सूल है पानी में जिसके, जिसके पानी में यानी हाथ में सूल हो, काटा हो, त्रिशूल हो, उनको सूल पानी कहते हैं। तो यहाँ पर हो गया का के भी भाई और में भी हो गया। तो अधिकरण या संबंध वाला चिन्ह यहाँ पर प्रयोग होता है। तो व्यधिकरण बहुब्रीहि समास हो गया। तुल्य योग या सह बहुब्रीहि समास क्या है? कि पहला पद सह से जुड़ा हुआ हो, मतलब साथ साथ वाला अर्थ हो, लेकिन समास जब होता है तो सह में ह जो है वो खत्म हो जाता है। जैसे कि सदेह, जो देह के साथ है उसको सदेह कहते हैं। तो स इसमें लगा हुआ है साथ साथ वाला, तो ये भी बहुब्रीहि समास है। ये भी तीसरा अर्थ दिखाता है। व्यतिहार में क्या है कि जिससे घात या प्रतिघात की सूचना मिले, चोट लगने का, दुख तकलीफ की बात हो। जैसे कि बातों बातों से जो लड़ाई हुई, अब क्या कहेंगे, बाताबाती हो गया। तो बाताबाती में क्या हुआ, लड़ाई तक हो गई। तो ये बाताबाती वाली बात जो है वो घात वाला, चोट वाला, मारपीट वाला बात बताता है। तो व्यतिहार हुआ। अब प्रादि बहुब्रीहि समास क्या है कि पूर्व पद में उपसर्ग रहता है। उपसर्ग और प्रत्यय जानते हैं। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगता है। तो जिसमें अगर उपसर्ग लगा हुआ हो तो वो प्रादि बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि नहीं है जन जहाँ, अर्थात निर्जन, निःजन, ऐसा जगह जो जन से रहित है, अर्थात निर्जन। यहाँ पे नी लगा हुआ है, ये उपसर्ग है। तो ये भी बहुब्रीहि, ये सारा जितना उदाहरण इसमें आया सब बहुब्रीहि समास है। अर्थात करके इसमें तीसरे पद पर पहुंचा देता है, तो इसलिए तीसरा पद प्रधान होने के कारण ये बहुब्रीहि समास है। अब इसमें कहा जाता है कि द्विगु समास, जिसमें पूर्व पद संख्या होता है, वो और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। तो देखते हैं कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, ये तो ठीक है, और दूसरा पद विशेषण विशेष का भी होता है। लेकिन इसमें जो है समस्त पद विशेषण होता है बहुब्रीहि में। इसमें कोई भी किसी का विशेषता नहीं बताता, विशेषण ही सभी होता है, क्योंकि तीसरा भाग का यानी तीसरा पद का वो विशेषता बताता है ना। तो तीसरा पद विशेष ही होता है। इसमें ये दोनों पद जो होते हैं वो विशेषण होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो कोई एक पद विशेषण हो सकता है। एक पद संख्या होता है जो दूसरे पद का संख्यात्मक वैल्यू बताता है। जैसे कि त्रिलोक है, तो त्रि संख्या है, लेकिन लोक का विशेषता बता रहा है ना, किसका संख्या बता रहा है, लोक का। तो ये हो गया विशेषण के साथ में पहला पद संख्यात्मक जो विशेषण के रूप में है, और विशेष भी उसमें है। और बहुब्रीहि में है विशेषण होता है, विशेष नहीं होता, यही अंतर है। अब है कि कर्मधारय में
संख्यावाचक नहीं होता है, इसमें कोई संख्या नहीं होगा। और द्विगु में संख्यात्मक होता है और ये पूरा एक समूह का बोध कराता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन सब जो आता है परीक्षा में, तो एक नज़र डाल देते हैं कि कुछ कुछ जो है जो कभी नहीं बदलने वाला रहता है वो अव्ययी भाव, जो दूसरा पक्ष प्रधान होता है और विभक्ति के उसमें प्रयोग होता है। जैसे विग्रह करते हैं तो का के की ये सब जुड़े तो वो तत्पुरुष समास होता है। और कर्मधारय समास में दूसरे पद का विशेषता बताए पहला पद तो कर्मधारय समास हुआ। और द्विगु समास में पहले संख्या का बोध हो पहले पद से तो वो द्विगु समास। और द्वंद्व समास क्या है कि दोनों पद प्रधान हो, दोनों एक दूसरे का या तो साथ साथ रहने वाला हो या विरोधी हो। और बहुब्रीहि समास हो गया कि जो तीसरे पद की विशेषता बतलाए, उसके द्वारा अन्य चीज़ का अर्थ वहाँ से घोष होता हो, उद्घोष होता हो, तो उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस तरह के 6 समास के प्रकार हैं। हम लोग बाद में फिर संधि के बारे में भी देखेंगे।